जैसा कि हम अनौपचारिक संगठन के अर्थ और लाक्षणिक विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनौपचारिक संगठन उस यांत्रिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जगत ने व्यक्ति को यांत्रिक या मशीनरी का जो स्वरूप दिया, प्रलोभन और कठोरता के आधार पर उसकी कार्य अवस्थाओं को किया तय, उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद आंदोलन ने जन्म लिया। एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में उस मानवीय व्यवहार को देखा और परखा। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में व्यक्तियों को ऐसी कार्य दशाएं दी गई कि कार्य करते करते 2 घंटे बाद में थोड़ा रेस्ट दे दिया, लंच हो गया, फिर बीच में चाय के लिए समय दे दिया गया और बीच बीच में 5 मिनट या 10 मिनट बीच में लाइट काट दी गई, जिसके कारण उनको रेस्ट मिल गया। और वो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एल्टन मेयो ने पाया कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा रेस्ट देकर कार्य करवाने से अधिक उत्पाद होता है। उनको मशीन नहीं बनाया चाहिए, उनकी खुद की इच्छाएं। लाइट जाती है तो वो अपनी बातें करते हैं, अपनी बातों में मशगूल, काम अब इससे आगे नहीं होगा, जब लाइट आएगी तब करेंगे, क्योंकि कोई जोर नहीं चलता, लाइट आएगी तभी काम होगा। इसी के परिणाम स्वरूप जो यांत्रिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रबंधवाद जगत ने उत्पन्न किया था, उसके परिणाम स्वरूप एल्टन मेयो ने यह सिद्ध किया, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में होथोर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है, कि इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि मानवीय इच्छाएं, संवेदनाएं या व्यक्ति है, वो मशीन नहीं है। औपचारिक संगठन में व्यक्ति को टूल्स माना, एक औजार माना, मशीन का औजार होता है, उस भांति कार्य करने को प्रेरित किया, कठोरता और प्रलोभन के साथ साथ। इसलिए अनौपचारिक संगठन का प्रादुर्भाव और मानव व्यवहारवाद पर जोर दिया गया है। व्यक्ति की इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार से हो सकती हैं, उनको अगर ध्यान रखा जाए तो वह ज़्यादा अधिक उत्पाद किया जा सकता है, संगठन में अधिक अच्छे से काम किया जा सकता है। इसलिए अब आज हम चर्चा करेंगे अनौपचारिक संगठन के लाभ। अर्थ हमने पढ़ा कि स्वतः उत्पन्न होते हैं, इन नौकरशाही लाल फीताशाही से दूर होते हैं, अनजाने में साथ रहते रहते व्यक्तियों का जो समूह होता है, आपस में अंतर क्रिया है, वह अनौपचारिक संगठन का प्रादुर्भाव है। इसलिए अनौपचारिक संगठनों के क्या लाभ हो सकते हैं, ये हम आज चर्चा करेंगे। अनौपचारिक संगठन की कमी की पूर्ति औपचारिक संगठन की जो कमी और पूर्ति है वह की जा सकती है अनौपचारिक संगठन के माध्यम से। यानी औपचारिक संगठन में जो यांत्रिक दृष्टिकोण था उसको बदलकर अनौपचारिक संगठन ने जो मानवीय चेहरा या मानवीय अक्ष या मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर कर उस संगठन को मतलब संशोधन करने या परिवर्तन करने की कोशिश की। परिवर्तन तो नहीं कह सकते हम, उसमें कुछ बातें अच्छी जोड़ने की कोशिश की। इसलिए औपचारिक संगठन की जो कमी है वह अनौपचारिक संगठन ने पूर्ति की। दूसरा, संतुष्टि और स्थायित्व है। अनौपचारिक संगठन में एक संतुष्टि का भाव रहता है और स्थायित्व रहता है, वो ठीक ढंग से ज़्यादा समय तक काम करता है। तीसरा है संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग। अनौपचारिक जो माध्यम है, चाय पे बुलाना, चाय पर बैठना, डिनर लंच करना, उस पर चर्चाएं करना, व्यक्ति से मिलना, टेलीफोन करके बात करना, न कि कागजों के आधार पर, रूल्स रेगुलेशन के आधार पर आदेश देना। इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया का अनौपचारिक संगठन एक उपयोगी मार्ग है, उपयोगी साधन है। चौथा है समन्वयकारी आधार। अनौपचारिक संगठन में आपस में मानवीय व्यवहार पर आधारित संगठन बनता है तो उसमें समन्वयकारी आधार या स्तंभ स्थापित किए जा सकते हैं या
समन्वयकारी आधार उनमें देखा जा सकता है। अनौपचारिक साधनों का उपयोग, जैसा कि मैंने बोला, चाय पे बुलाने पे, लंच या डिनर पे बुलाने पर, आपस में बैठकर चर्चा करने से, हायरार्की या अधिकारी व्यवस्था से दूर हटकर सबको साथ बैठाकर अनौपचारिक चर्चा करते हुए या अनौपचारिक साधनों का प्रयोग करते हुए वह उस संगठन को ज़्यादा लाभ में दे सकते हैं। इसलिए अनौपचारिक साधनों का उपयोग अनौपचारिक संगठन में देखा जा सकता है। ये इसके लाभ हैं। अनौपचारिक साधनों का उपयोग हो सकता है। संगठनात्मक सामाजिकरण, औपचारिक संगठन में कार्यात्मक संबंध है, कोई सामाजिकरण नहीं है उनमें। अनौपचारिक संगठन में संगठनात्मक सामाजिकरण है। एक सुसंगठित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनौपचारिक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए संगठनात्मक सामाजिकरण है। उनमें अच्छी संगठनात्मक संरचना के साथ साथ सामाजिकरण देखने को मिलता है। मूल्यों और आदर्शों और परंपराओं और विरासत की रक्षा, मूल्यों, आदर्शों और परंपरा और विरासत की रक्षा के लिए अनौपचारिक संगठन बनते हैं। यानी अनौपचारिक संगठन में मूल्य, आदर्श और परंपरा और विरासत को ध्यान में रखते हुए अपने अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक आयु तक जिए, इस दृष्टिकोण से विरासत की रक्षा के लिए इनमें प्रमुख रूप से विशेषताएं देखी जा सकती हैं। मूल्यों पर आधारित हैं, आदर्शों पर आधारित हैं, परंपराओं और विरासत पर आधारित हैं। इसलिए ये मुख्य रूप से विशेषताएं देखी जा सकती है कि मूल्यों, आदर्श और परंपरा और विरासत पर आधारित हैं। सहज भाव, अनौपचारिक संगठन में सहजता का भाव देखा जा सकता है। यानी औपचारिक संगठन में जहाँ कानून और नियम से काम होता है, आदेश दिए जाते हैं, लिखित में आदेश होता है, उसकी बजाय अनौपचारिक संगठन में कार्य करने का जो तरीका है वह सहजता या आग्रह का भाव है। इसलिए अनौपचारिक संगठन में सहजता का भाव देखने को मिलता है। अगला अंतिम है संकट में संबलता प्रदान करना। अनौपचारिक संगठन आपसी मानवीय व्यवहार से एक दूसरे को संबल भी देते हैं। तो संकट के समय अगर संगठन में समस्याएं आती हैं या संकट आता है तो उस समय संबलता प्रदान करने का काम अनौपचारिक संगठन करता है। और अनौपचारिक संबंध ही संगठन में संबलता प्रदान करते हैं। जैसा कि सिकंदर की सेनाएं बरसात का समय और काफ़ी वर्षों तक वो अपने घर नहीं गए सैनिक, तो उनको घर की याद भी आ रही थी और संकट भी था, खाने पीने की समस्या भी थी। इस दृष्टिकोण से सिकंदर ने जो उनको बताया कि इस नदी पार जो लक्ष्य है हमारा, विश्व विजेता का सब सपना है अपना, वो पूर्ण होता दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको संबलता प्रदान की। तो ऐसे संकट के समय संबलता प्रदान करना अनौपचारिक संगठन का साधन है। दूसरी स्थिति, एक आमिर खान की पिक्चर थी हमें राई प्यार की, उसमें जो फैक्ट्री होती है उसके जो कर्मचारी हैं उनको मानवीय व्यवहार में उनके जो आपस के जो संबंध हैं या मुख्य अधिकारी है उससे मानवीय संबंध होने के कारण जब कंपनी घाटे में जाती है तो उस पिक्चर का हीरो जो मालिक होता है वह मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनको इच्छाएं या कंपनी के संकट के बारे में इत्तला करता है, बताता है कि इस समय हमारे सामने इतना बड़ा लक्ष्य है, अगर हम ये लक्ष्य पूरा कर ले तो हमारी कंपनी है वो बहुत बड़ा नाम कर देगी और संकट के समय उभर जाएगी। इस दृष्टिकोण से सबने उस संकट की अवस्था में अधिक कार्य करके, समय से अधिक काम करके उस संकट से उस कंपनी को उभारा। इसलिए अनौपचारिक संगठन में संकट में संबलता प्रदान करने का एक अलग विशेषताएं या अपना खुद में मादा होता है
कि संकट में संगठन को संबलता प्रदान करते हैं अनौपचारिक संगठन, क्योंकि औपचारिक संगठन में 5 बज गए तो 5 बजे बाद में कोई डॉक्टर अपने मरीज को नहीं देखता, किंतु मानवीय संवेदनाएं हैं तो वह व्यक्ति देख लेता है। तो इसलिए समय पूरे होने के बाद में कोई व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं रहता और अनौपचारिक संबंधों के कारण 2 घंटे भी ज़्यादा काम कर सकता है। इसलिए संकट में संगठन को संबलता प्रदान करते हैं। अनौपचारिक संगठन के क्या हानि या दोष हो सकते हैं? हर संगठन के अपने गुण लाभ होते हैं, हानि दोष होते हैं। इसलिए पहला है अफवाहों का विकास। अनौपचारिक संगठन में किसी व्यक्ति ने ये कहा, उस अधिकारी ने ये कहा, उस व्यक्ति ने ये कहा आपके बारे में, एक तरह से अफवाहों का जो बाजार है वो बहुत गर्म होता है अनौपचारिक संगठन में। इसलिए अफवाहों का विकास देखा जा सकता है। अनौपचारिक संगठन नियम कानून कायदे से बंधा हुआ नहीं है, मानव व्यवहार से, इसलिए इसको प्रकृति विद्रोही या नेचर से विद्रोही या नियम से विद्रोही बताया गया है। समूह की मनोवैज्ञानिक भावनाओं से कार्य करता है, न कि नियम कानून से करता है। इसलिए अपनी समूह की जो इच्छाएं हैं वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ये कहा गया है कि ये समूह की मनोवैज्ञानिक भावनाओं से कार्य करता है। अगला है अस्थायी और अल्पायु। अनौपचारिक संगठन कितने आए, कितने गए, कितने बनते हैं, कितने बिगड़ते हैं, कितनी पार्टियां थी, कितनी ख़त्म हो जाती हैं, नई नई पार्टियां बनती हैं। इसलिए यह अस्थायी और अल्पायु का अनौपचारिक संगठन होता है, क्योंकि उनका एक व्यक्ति आपस में जब तक हित साधन होता है तब तक वह एक साथ जुड़े। जिनका किसी का हित टकराता है तो वो बाहर हो जाता है। इसलिए इन संगठनों की अस्थायी और अल्पायु है। सामुदायिक भावना से परिपूर्ण विनाशकारी सिद्ध भी हुए हैं, यानी उनकी व्यक्तिगत सामुदायिक भावना से कार्य करने के कारण कई बार ये अनौपचारिक संगठन विनाशकारी भी सिद्ध हुए हैं। जैसे कि ट्रेड यूनियन थे, सारे व्यापार जगत को एक समय ऐसा कर दिया कि व्यापार को फैक्ट्री या कानून है, ये फैक्ट्री या कंपनी है, ये चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए कई बार ये सामुदायिक भावना से परिपूर्ण विनाशकारी सिद्ध भी हुए हैं। कार्मिकों में मतभेद, जो कार्मिक हैं आपस में कार्य करते हैं उनमें मतभेद देखा जा सकता है। दबावपूर्वक कार्य करता है। अनौपचारिक संगठन में वैसे तो व्यावहारिक रूप से काम करते हैं, किंतु लोगों को ये लगता है कि ये दबावपूर्वक कार्य करते हैं। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन है उस संगठन में अंतर क्या है, किन आधार पर क्या क्या है, इसको हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। निर्माण, यानी इसका जो रचना है वो औपचारिक संगठन की चेतनापूर्वक प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा होती है और अनौपचारिक संगठन स्वतः मानवीय संबंधों के द्वारा इसका होता है। आकार औपचारिक संगठन बड़ा होता है, अनौपचारिक छोटा होता है। उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट लक्ष्यों तथा जटिल कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और अनौपचारिक संगठन सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। चौथा है प्रमुखता, संरचनात्मक या ढांचागत होती है और ये व्यक्तिगत और मानवीय आधार पर होता है। पांचवा स्थायित्व, ये दीर्घकालीन और स्थायी होते हैं, ये अल्पायु अस्थायी होते हैं। विषय कानून लिखित और कठोर स्पष्ट होते हैं, इसमें अलिखित सरल परिवर्तनशील होते हैं। नेतृत्व में पद अधिकार और औपचारिकता से संयुक्त होते हैं, इसमें योग्यता आस्था एवं परिस्थिति से युक्त होता है। अगला है अस्तित्व, ये कानूनी प्रकृति के होते हैं, ये पूर्णतया सामाजिक या मानवीय होते हैं। नौवां है मानवीय तत्व, उपेक्षित होते हैं, मानवीय तत्व की उपेक्षा करते हैं औपचारिक संगठन और इसमें सुरक्षित और प्रोत्साहित करते हैं अनौपचारिक संगठन में। संबंध अव्यक्तिगत, अपनत्वहीन और इसमें व्यक्तिगत और अपनत्व से परिपूर्ण देखे जा सकते हैं। सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे आता है और इसमें नीचे से ऊपर, नीचे ऊर्ध्वगामी होते हैं, समतल होते हैं, किंतु औपचारिक संगठन में अधोगामी ऊपर से नीचे आते हैं।
सत्ता का जो प्रभाव है। वहाँ नीचे व्यक्तियों में जिनका अधिक पकड़ है वह नेतृत्व करता है, इसलिए यह नीचे से ऊपर जाता है और वहाँ ऊपर से नीचे सत्ता का प्रवाह आता है। संगठन की संरचना के जो आधार हैं वो 4P के रूप में देखा जा सकता है: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। यानी किसी उद्देश्य को आधार पर मानते हुए संगठन बनाए जाते हैं, किसी प्रोसेस प्रक्रिया के आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, पर्सन यानी व्यक्तियों के आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, और प्लेस स्थान को देखकर संगठन तैयार किए जाते हैं। पर्पस कार्य या उद्देश्य को ध्यान में रखकर, प्रक्रिया प्रविधि को देखकर और व्यक्ति को देखकर, क्षेत्र या प्रदेश यानी प्लेस को देखकर संगठन का निर्माण है। इसलिए चयन श्रेष्ठ व अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए संगठन की रचना करनी चाहिए। सार रूप से, सारगर्भित रूप से संगठन का जो निर्माण करते समय इन 4P का साधन पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इनका ध्यान रखते हुए उस जगह, उस स्थान पर या उस संगठन में क्या आवश्यकताएं हैं, कार्य का उद्देश्य पर्पज है, उसको आधार पर संगठन बनाया जा सकता है। प्रक्रिया या प्रविधि है, डिजाइन है, वो किस आधार पर, व्यक्ति उनका समूह है, उस आधार पर रचना की जा सकती है। और स्थान के आधार पर प्लेस या प्रदेश के आधार पर किए जा सकते। इस प्रकार चयन श्रेष्ठता व अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए संगठन की रचना करनी चाहिए। इसलिए ये एक तरह से आज का संगठन पूरा हुआ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।